अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था मैटर के बारे में, यानी कि बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैटर किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हो। उसके बाद हमने ये देखा था कि मैटर को आगे मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को मिक्सचर कहते हैं और एक को हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस क्या होती है? सब्सटेंस सिंपली मैं बात करूँ तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और जिसको आगे मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को हम एलिमेंट कहते हैं और एक को हम कंपाउंड कहते हैं। तो टुडे आज हमने क्या करना है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, थ्री कंडीशन है इनका। मेड अप बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से ये मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। और थर्ड पे हम इनको कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कांट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये जो है मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की। अगर मैं अर्ली स्टेजेस की बात करूं तो अर्ली स्टेजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए थे। अर्ली स्टेजेस में ओनली 9 एलिमेंट, जिसमें था कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, और उसके अलावा कार्बन, आयरन एंड सल्फर। तो ये 9 एलिमेंट जो थे जो अर्ली स्टेजेस में, इसमें एक टिन भी है। 9 एलिमेंट थे ये जो अर्ली स्टेजेस में डिस्कवर हुए थे। तो जैसे ही मज़ीद डिस्कवरीज हुई तो उसमें क्या बताया गया कि 63 एलिमेंट्स जो हैं टिल दी 19th सेंचुरी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 63। तो अर्ली स्टेजेस की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि एलिमेंट जो है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और हम उन एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये थी अर्ली स्टेजेस की। अर्ली स्टेजेस में और मॉडर्न डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। अर्ली स्टेजेस में ये बताया गया था कि हम सिर्फ एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते, जबकि मॉडर्न डेफिनेशन में ये बताया गया है कि हम एटम्स को, एलिमेंट के जो एटम है उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ थोड़ा सा इन दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। तो उसके बाद अब तक टोटल जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरल अकरिंग है, और बाकी जो है 26 ये जो है आर्टिफिशियली तौर पर एलिमेंट इनको प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। अगर मैं एक दफ़ा फिर आपको डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ एलिमेंट्स की। एलिमेंट जो है बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और हम एटम को, वो जो एटम है उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये थी एलिमेंट की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एलिमेंट जो है ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और सिंपल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मोस्टली एलिमेंट जो है ये कंबाइंड फॉर्म में मिल, और ये अर्थ के अंदर अपनी डिफरेंट परसेंटेज रखते हैं, यानी कि अपने वेट की डिफरेंट परसेंटेज रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और उसके अलावा ओशन के अंदर हम चंद एलिमेंट्स को देख लेते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट के अंदर टोटल परसेंटेज है 47%, जबकि ओशन में कितने परसेंट पाई जाती है? 86% ऑक्सीजन पाई जाती है, और जबकि एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की पूरी वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंट परसेंटेज है, यानी कि वो अर्थ क्रस्ट में मुख्तलिफ होगी, ओशन में मुख्तलिफ होगी, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ उन एलिमेंट्स की परसेंटेज ऑफ वेट होगा। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट जो है 3 तरह के हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं।
ये 3 तरह के एलिमेंट्स जो हैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और इन 3 एलिमेंट्स के को ही हम केमिस्ट्री के अंदर डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इस अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम की बात करूँ, जिस तरीके से NaCl सोडियम क्लोराइड है, और उसके अलावा अगर लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड जो है बहुत माइनर फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी माइनॉरिटी मिकदार होती है। मिसाल के तौर पर मरकरी हो गया और उसके अलावा ब्रोमीन हो गया, ये इसकी मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स है। और गैस फॉर्म में भी चंद एक एलिमेंट्स गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जिस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और उसके अलावा हाइड्रोजन की आप एग्जांपल इस गैस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट। एलिमेंट्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जिनके अंदर से, अगर सिंपली मैं बात करूं, इनमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये मेटल्स को गुड कंडक्टर बना देते हैं। किस लिए गुड कंडक्टर बना देते हैं? यानी कि इनके अंदर से बिजली आसानी से गुजर सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, तो ये उसके अंदर एटम्स हैं, तो इन एटम के दरमियान स्पेसिस होती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और उसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ऐसे मेटल्स को कहा जाता है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इनके ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको नहीं कहा जा सकता, तो इनको कहा जाता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से बिजली गुजर नहीं सकती, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो टाइटली पैक्ड होती है। ना हम इनको ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनके एलिमेंट को, ना हम इनको ईजिली किसी चीज़ में हल कर सकते हैं, और ना ही इनसे बिजली पास हो सकती है। अगर मेटलॉइड की बात करूँ तो मेटलॉइड ये इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि ये फ्री, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि इनमें से बिजली पास गुजर भी सकती है और नहीं से, यानी कि सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इनको कहा दिया जाता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। अगर बात करो तो 80% इस अर्थ क्रस्ट के अंदर 80% मेटल्स पाए जाते हैं, पर क्या इनकी जो नॉन मेटल्स के मेटलाइट की तादाद इनकी 20% मौजूद होती है। टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिंबल्स पर। टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं इस वर्ड के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को किसी ना स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उनको एक साइन दे दिया जाता है ताकि हमारे लिखने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन ये कंप्लीट लिखने के लिए वक़्त भी चाहिए और इसके लिए स्पेस भी चाहिए, तो इसको क्या किया साइंटिस्ट ने, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल H से डोनेट कर दिया कि जहाँ पर भी कैपिटल H लिखा होगा तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन और जितने भी एलिमेंट है ना, इनमें कुछ एलिमेंट को सिंगल अल्फ़ाबेट से लिखा गया है और इसको हम हमेशा कैपिटल वर्ड से ही लिखेंगे। अब कुछ एलिमेंट है जिनकी डबल फॉर्म में होती है, इन केस ऑफ 2 अल्फ़ाबेट के, मिसाल के तौर पर क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन, तो क्लोरीन को अब देखें इसमें 2 वर्ड आ जाते हैं, C और L। अब जब इन केस ऑफ 2 जब 2 वर्ड आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले लफ्ज़ को कैपिटल लिखेंगे और दूसरे को हम स्मॉल लिख देंगे, ठीक हो गया, ताकि वो उसके हमारे सिंबल्स को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सके। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और मिसाल दूँ, जिस तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम में का सिंबल होता है Ca, तो ये पहला लफ्ज़ कैपिटल आ गया और दूसरा स्मॉल अल्फ़ाबेट आ गया। तो ये आप जहन में रखिएगा, जब 2 हों तो उसका आपने पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लिखना है और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो आपने स्मॉल लिखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वैलेंसी की जानिब। वैलेंसी क्या होती है?
बेसिकली ये जो वैलेंसी है ये यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। ये क्या होती क्या है, इस ये कहा जाता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ NaCl, तो ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड सोडियम एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। अब इन दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो है 1, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अलावा क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेंगे कि क्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आपको असली हाथ में लाने के लिए इसने अपने आप को 18 करना है और इसने 10 कर लेने हैं, ठीक है, ताकि इसका ये भी स्टेबल हो जाए और ये भी स्टेबल हो जाए। अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र करेगा वो उसकी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी को कहा जाता है वैलेंसी। मिसाल के तौर पर अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र करना है अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट करना है तो ये उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ये यानी कि सिंपल वर्ड में कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, कि वो कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। बेसिकली कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है और एक को कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी कि अब देखिए कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, और ऐसे कंपाउंड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इसकी मिसाल में हम देख लेते हैं HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग अलग एलिमेंट है दोनों गैसें, हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग की, और इन्होंने क्या किया, अपना एक आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया, आपस में शेयर कर लिया, ताकि इन दोनों की कैपेसिटी जो है वो सेम हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो है कैसे हम नोट कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि एक एलिमेंट की कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या होगी। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड में बेसिकली ये होता है कि हाइड्रोजन, एक कंपाउंड जो है हाइड्रोजन के एटम की तादाद पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अब क्लोरीन है, क्लोरीन ने कितने हाइड्रोजन लिए, उसने कितने हाइड्रोजन लिए, मिसाल के तौर अब क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है तो एक के साथ शेयरिंग की है, तो अब इसका वैलेंसी कितनी होगी, 1। यानी कि क्लोरीन जो है अब एक ही वैलेंसी के साथ अपने आप को, अपने साथ एटम को कंबाइन कर सकता है। अब देखें मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि H2O वाटर की, अब वाटर को देखें, इसमें कितने ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। यानी कि सिंपली कोवलेंट कंपाउंड में हम हाइड्रोजन की एटम की तादाद को देखकर बताते हैं कि एक एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। अब एक और मिसाल ले लेते हैं हम NH3 की, इसमें नाइट्रोजन के साथ पास कितने H हैं, 1 2 3। अब नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच किए हुए हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। इसी तरीके से कार्बन ने अपने साथ जितने हाइड्रोजन अटैच किए हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। इसी तरीके से एक एटम ने अपने साथ कितने हाइड्रोजन को अटैच किया होता है, हम उसको कहते हैं कि ये उसकी उतनी वैलेंसी है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड में सिंपली हम हाइड्रोजन की एटम की तादाद को देखकर ये बता रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आयनिक कंपाउंड। अब हम आयनिक कंपाउंड में कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एटम की कितनी वैलेंसी है। आयनिक कंपाउंड में जो वैलेंसी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन कितने एटम गेन करता है या लॉस करता है, ठीक है। एक एटम कितने
एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, वो उसकी उतनी वैलेंसी होती है। अब मिसाल के तौर पर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कि इसकी कैपेसिटी है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो ये उसकी वैलेंसी होगी। अब एक बात ध्यान में रखनी, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में हो 1, 2, 3 या 4 इतने इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन जो करेगा डोनेट करेगा। अगर किसी की वैलेंस शेल में है 5, 6, 7 और प्लस, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके वैलेंस शेल में 7 होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड के अंदर हम एक एलिमेंट की वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेडिकल के ऊपर। अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज सम चार्ज। रेडिकल की बात करते हैं हम। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल हम एटम के ऊपर उसके चार्ज को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम क्लोराइड की ले लें, या आप इसको छोड़ें, आप ले लें कार्बोनेट की CO3 2-, तो ये उसका फार्मूला होता है कार्बोनेट का। अब कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज है। अब ये -2 है ना, ये उसको रेडिकल है, यानी कि एक एटम कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है वो उसको हम रेडिकल कहा जाता है। डेट हैज़ सम चार्ज, उसको रेडिकल कहा जाता है। अगर मैं एटम्स की वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की 1 से 2 भी हो सकती है। अगर मैं ऐसा कहूं कि इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 ही है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देता है लूज़ करता है, और इसकी वैलेंसी 1 ही है, तो उसकी किसी भी एटम की वैलेंसी 1 से 2 भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ FeSO4 की, SO4 की, इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अब 3 कब होगी और 4 कब होगी, तो ये हम बात डिस्कस करते हैं। 3 उस वक्त होगी जब ये होगा फेरस सल्फेट। अब ये है फेरिक सल्फेट, जब फेरस सल्फेट होगा, जब ये फेरस सल्फेट होगा तो ये क्या करेगा, जब ये फेरस सल्फेट होगा तो इसकी वैलेंसी होगी 2, और जब ये होगा फेरिक सल्फेट होगा तो इसकी वैलेंसी होगी 3। अब 3 क्यों होगी और 2 क्यों होगी, बेसिकली जनरली इन ग्रीक और लैटिन ज़बान में, लैटिन एंड ग्रीक, इस ज़बान में इसमें क्या कहा जाता है कि जब OUS आ जाए किसी भी एलिमेंट के आखिर में OUS, तो वो क्या करेगा, अपना उसकी वैलेंसी होगी कम। जब आ जाए IC तो उसकी वैलेंसी होगी ज़्यादा। तो ये अपनी बात ज़हन में रख लेनी है। अगर किसी भी कंपाउंड के आखिर में OUS आ जाए तो क्या उसकी वैलेंसी क्या होगी, कम होगी। तो अगर उसके IC आए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड की जानिब। कंपाउंड क्या होता है, हमने अब एलिमेंट पढ़ लिया, अब कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट हमारे पास थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे हमारे पास एलिमेंट थे। अब कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाएं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर H2O, ठीक है। अब ये H2O क्या है, एक कंपाउंड है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल गया है तो ये कंपाउंड है। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिल जाएं, एलिमेंट मिल जाएं, तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन रखी है उन्होंने, इसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए, केमिकली फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन किस चीज़ की फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, उसके मैस की, उसके वज़न की। ठीक हो गया, इसकी फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसके अंदर अगर हम 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, अगर मैं ऑक्सीजन के 2 कर दूं
तो ये क्या होगी, इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, तो ये क्या बन जाएगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि अगर वाटर है ना तो इसकी कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए, फिर वो कंपाउंड बनेगा। अगर वो उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती तो वो फिर कंपाउंड नहीं बनेगा, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा और वो कोई और चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया, ये था कंपाउंड। अब एक और इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन कितने इसमें, एक, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो। ठीक है, अब ये बना है 1:2 से, या इसका मैस का वेट जो होता है ना वो होता है 3:8 पर। ठीक, अब इसकी कंपोजिशन फिक्स है, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला चेंज होने से क्या होगा कि वो कंपाउंड जो है अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिक्सचर की जानिब। मिक्सचर क्या होता है, अब मिक्सचर को सिंपली मैं बात करूं तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, टू और मोर एलिमेंट, तो कंपाउंड में भी यही था, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिक्स रेशो नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, NaCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर, अगर हम नमक कम भी डाल देंगे तो वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी कि इसमें हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड की रेशियो को फिक्स नहीं रख रहे। तो ऐसे कंपाउंड जो मिलकर बनते हैं, दो या दो से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती। अब मैं आपको एक चाय की मिसाल दूँ, तो जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के दौरान अगर हम चीनी को कम भी रख दें तो चाय हमारी तब भी बन जाएगी। अगर हम चीनी को ना डालें तो चाय फिर भी बन जाएगी। और इसमें हम अगर बात करूँ मैं दूध की, अगर हम दूध ना डालें फिर तो चाय नहीं ना बनेगी। तो ये क्या होगी, जब दूध ना डालने से वो बनेगा, वो कंपाउंड होगा। जब अगर हम चीनी को कम डालेंगे तो वो मिक्सचर में आ जाएगा, यानी कि जिसमें कंपोजिशन फिक्स ना हो। ठीक हो गया। अब मिक्सचर जो है मज़ीद दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली होमो का मतलब होता है सेम, ठीक हो गया, जीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट। अब ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट जो है वो सेम हो, यानी कि मुसलसल उसमें कोई चेंजिंग ना आए, कोई तब्दीली ना आए, यानी कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जबकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, और जीनियस का मतलब थ्रू आउट। अब ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम ना रहे, चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पर सोइल, रॉक और वुड। अब देखिए इनकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। रॉक, पत्थरों की भी ये कंपोजिशन चेंज होती रहती है, वुड्स की भी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। जबकि अगर मैं बात करूँ एयर की, एयर की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, गैसोलीन की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, वो आ जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। जबकि ये आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो